नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैन्य धाम की। प्रदेश में सैन्य धाम को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए चरणबद्ध तरह से योजना बनाई जाएगी। इसके लिए अन्य राज्य में बने शहीद स्मारकों का उन्होंने कहा कि दौरा किया जाएगा। सीएम ने सैन्य धाम के लिए शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी लाने के निर्देश दिए हैं। शहीद सम्मान यात्रा की तैयारी पूरी करने की भी सीएम ने निर्देश दिए हैं और अक्टूबर के पहले हफ्ते से शहीद सम्मान यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी जब शौर्य स्मारक बना था तो कुछ इसी तर्ज पर शहीदों के घर से, उनके गांव से मिट्टी लाई गई थी और शौर्य स्मारक पर लगाया गया था। तो सैन्य धाम के बारे में जानिए। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में इसे पहचाना जाएगा। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सैन्य धाम बनाया जाना है और सैन्य धाम 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। सैन्य धाम में प्रदेश की हर नदी का जल लाया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो शहीदों के घर हैं उसके आंगन की मिट्टी को भी सैन्य धाम में लाया जाएगा। गढ़वाल, कुमाऊं और गोरखा रेजिमेंट के प्रतीक चिन्ह भी रखे जाएंगे। शहीदों के गांव की एक एक शिला भी यहां पर रखी जाएगी। शहीद का परिवार उनकी किसी यादगार चीज को यहां पर रख पाएंगे। तो पहले चरण में सैन्य धाम की चरदीवारी और द्वार का निर्माण होगा। दूसरे चरण में अलग अलग शस्त्रों को रखने के लिए स्थान बनेगा। उधर सैन्य धाम को लेकर हुई बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको लेकर बड़े स्तर पर काम चल रहा है, जो मसूरी विधानसभा के बुनियाल गांव में बनाया जाएगा। जोशी ने कहा कि इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और शहीद सम्मान यात्रा निकलने के बाद सैन्य धाम के निर्माण को लेकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। सैन्य धाम मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है। उन्होंने कहा था कि 4 धाम यहाँ पर हैं, 5वां धाम सैन्य धाम होना चाहिए। उसकी आज जो हाई पावर कमेटी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, आज वहाँ पर बैठक हुई, जिसमें सारे बिंदु पर चर्चा हुई और 1 तारीख से 1 अक्टूबर से हम उस यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं। 32 दिन की वो यात्रा होगी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले दल बदल की सियासत जारी है। बीजेपी ने अपने खेमे में एक निर्दलीय विधायक के बाद कांग्रेस के सिटिंग विधायक को शामिल कर कांग्रेस को चारों खाने चित्त करने की योजना बना दी है। हालांकि कांग्रेस में भी लगातार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी है। उधर बीजेपी का दावा है कि उनके संपर्क में अभी भी कांग्रेस के कई विधायक हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे को कोरा झूठ करार दिया है। सवाल ये नहीं है जो आप कह रहे हैं। सवाल ये है कि हम दुनिया की राजनीतिक क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकास के काम, गौरव के काम, देश का स्वाभिमान, मान, सम्मान, उस सारी चीज़ों से प्रभावित होकर कोई भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। कोई किसी शर्त के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना कराया जाता, ना करता, तो इसलिए कोई भी आएगा उसका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नहीं, वो एकदम कोरा झूठ है, अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैला रही है। ऐसी कोई बात और है नहीं इन सज्जन के अलावा। इनके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी। उधर हल्द्वानी पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि प्रदेश में अब जनता तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देख रही है, क्योंकि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और भाजपा के कार्य को देख लिया है। इसलिए अब प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को अपना आशीर्वाद दे। हमारा ये मानना है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, सीटों की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के जन जीवन से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि अब आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में, एक नए विकल्प के रूप में उत्तराखंड की राजनीति में आई है और अभी तक जिस विकल्प की तलाश लोगों को थी, वो विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में उनको मिल गया। उत्तराखंड की सियासत में चल रही दल बदल की राजनीति पर आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा पर तंज कसा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी में वही नेता शामिल हो सकता है जो CCC के फॉर्मूले पर खरा उतरेगा, यानी कि क्रिमिनल, करप्ट और कम्युनल नेता को पार्टी में जगह नहीं मिलेगी।
हमारा ये मानना है कि जो भी हमारे संपर्क में है उनको जो 3C का फॉर्मूला है जी उसको निश्चित तौर पे पार करना पड़ेगा। कोई भी करप्ट, कम्युनल या क्रिमिनल व्यक्ति आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं हो पाएगा। जी ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले तो उससे, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री है, उसे भ्रष्ट बोलते रहें और जब वो हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो ठीक हो जाए। जी ऐसा संभव नहीं है। ऐसी वॉशिंग मशीन केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। उधर मौड़ा पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट ने पार्टी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, जो पार्टी के लिए घातक हो सकता है। यदि बड़े नेता इस तरीके से बर्बरगल बयानबाजी देंगे, उससे कार्यकर्ता का मॉरल जो है वो डाउन होता है। जब कार्यकर्ता का मॉरल ही डाउन होगा तो फिर हम किस तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमें अनुरोध है, जो भी बात है वो एक कमरे में बंद करके बड़े नेता आपस में बैठ के तय करें कि किस तरीके से कांग्रेस की हमने रणनीति को बनाना है और कांग्रेस को किस तरीके से। उधर देहरादून में बीजेपी विधायक विनोद चमोली के घर को सैकड़ों लोगों ने घेर लिया। दरअसल 15 साल से धर्मपुर विधानसभा के ऋषि विहार में नाला और सड़क निर्माण न होने से लोगों में गुस्सा है। बताते चलें कि त्रिवेंद्र सरकार में इसको लेकर घोषणा भी हुई, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हो पाया। विधायक भी जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। काम न होने पर सचिवालय में धरना देने की बात भी विधायक ने कही। हरीश रावत को एक बार फिर से उनकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग करने लगे। कांग्रेस के धारचूला से विधायक हरीश धामी ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस पार्टी सीएम फेस पर हरीश रावत की घोषणा न करके गलती कर रही है। धामी ने कहा कि अगर हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन पार्टी ऐसा न करने की गलती कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कहा कि हरीश धामी पार्टी से इस बात को कई बार कह चुके हैं और वो हाईकमान को भी अपनी बात कहेंगे। हालांकि गोदियाल ने यह कहते हुए भी नजर आए कि हाईकमान का निर्णय अंतिम होगा। केवल कांग्रेस में ही गलती इतनी हो रही है, अगर हरीश रावत जी को नेतृत्व ये दे दें, हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव की अगर घोषणा कर दें, तो मैं आज भी वादा कर रहा हूँ कि आप जिस तरह से 57 विधायकों में जो है भाजपा ने सरकार बनाई, हम 57 को भी पार करके सरकार बनाएंगे। हरीश धामी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और ये उनकी इच्छा है। वो अपनी बात को कई बार कह चुके हैं और हाईकमान से भी अपनी बात को कहेंगे। हाईकमान जो तय करेगा उस पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 और 27 सितंबर को देहरादून में होने जा रही है, जिसको लेकर महिला मोर्चा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। और मुझे बहुत अत्यंत खुशी है कि केंद्र ने इस समय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उत्तराखंड में रखी है और हम पूरे उत्तराखंड की महिला मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और बढ़िया कार्यक्रम हम 26-27 को यहाँ पर करेंगे। काशीपुर जिले की दशकों पुरानी मांग सहित कई अन्य मांगों को लेकर काशीपुर महानगर कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के एमपी चौक पर अपना 24 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान स्थानीय विधायक और मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस महानगर कमेटी द्वारा काशीपुर जिले की मांग, महंगाई पर रोक लगाने की मांग, तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग सहित स्थानीय अन्य मांगों को पूरा किए जाने को लेकर धरना दे रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी अपने समस्त कांग्रेस परिवार के साथ और काशीपुर की सम्मानित जनता के साथ आज सुबह 10 बजे से सारा दिन और आज सारी उत्तराखंड में पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने की सरकार आगामी कैबिनेट में फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की वजह से छोटे बच्चों को स्कूल फिलहाल बंद है, जबकि कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों के स्कूल किसी के दबाव के लिए नहीं खोले गए हैं, क्योंकि सरकार का पहला दायित्व तो बच्चों की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने चाहिए, इसके लिए सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। किसी के दबाव के लिए या किसी के नुकसान या किसी की सहूलियत के लिए नहीं, हमारे स्कूल खुलने चाहिए और बिल्कुल इसके नियमित सरकार की समीक्षा कर रही है। लेकिन बच्चों के जीवन को बचाने से बड़ा कोई दायित्व सरकार का हो नहीं सकता, इसलिए बच्चों के जीवन पर कोई दिक्कत ना आए, इस नाते सरकार इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की कोई स्पष्ट गाइडलाइन जब तक नहीं आती है,
हम छोटे बच्चों के स्कूल खोलने में हमको दिक्कत है अभी, लेकिन इस प्रस्ताव को भी हम आगामी कैबिनेट में लाएंगे और सरकार इस सामूहिक रूप से निर्णय लेगी कि स्कूल खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। टिहरी में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए एक बार फिर से ऑपरेशन इस्माइल की शुरुआत की जा रही है। 15 सितंबर से शुरू होने वाले ऑपरेशन इस्माइल की तैयारियों को लेकर एडिशनल एसपी ने पुलिस, सामाजिक संगठन, बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और ऑपरेशन इस्माइल को और कारगर बनाने पर चर्चा की। एडिशनल एसपी का कहना है कि जिले में अभी तक 75 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है और ऑपरेशन इस्माइल के जरिए इनकी तलाश की जाएगी। ऑपरेशन इस्माइल अभी दिनांक 15/9 से स्टार्ट किया जा रहा है, 1 महीने के लिए चलेगा और इसमें जितने अभी जनपद में हमारे 75 गुमशुदगियाँ हैं जब से राज्य का गठन हुआ है तब से अब तक, और इनका प्रयास किया जा रहा है कि इनको तलाशा जाए और इनके परिजन से मिलाया जाए। इसी उद्देश्य से इसका नाम भी ऑपरेशन इस्माइल ही रखा गया है। इसमें नाबालिग भी है। रुद्रप्रयाग जिले में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अब तक 22 अध्यापकों के खिलाफ विभाग कार्रवाई कर चुका है, जबकि 7 अन्य टीचर्स की एसआईटी जांच कर रही है। शिक्षा विभाग ने 19 अध्यापकों की सेवा समाप्त कर दी है, जिसमें 1 अध्यापक की मृत्यु हो चुकी है और 2 अध्यापकों को निलंबित किया गया है। अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करी गई है, 2 निलंबित चल रहे हैं अध्यापक, इसमें 1 की मृत्यु हो चुकी है और जो 7 अन्य अध्यापक हैं जिनके बारे में अभी एसआईटी से आया है, उनकी अभी तक जांच गतिमान है और उनके हमने कागज पत्र की मुहर रखी। उत्तराखंड में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं। आज 37 मरीज ठीक होकर घर गए और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 293 पर पहुंची हुई है। तो कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं और उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 19 नए मामले सामने आए हैं। आज 37 मरीज ठीक होकर घर गए और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 293 है, लेकिन भले ही केसेस कम है, सतर्क बने रहना होगा क्योंकि भारत के कई राज्यों में मामले बढ़े हैं, खासतौर से केरल में बहुत तेजी से बढ़े। ऐसे में तीसरी लहर की आहट और डर भी है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं विरोध प्रदर्शन की, जिसमें पहली तस्वीर देहरादून की है, जहां पर नगर निगम कर्मियों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर मसूरी से है, जहां पर 8 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका कर्मियों ने विरोध जताया। तो तीसरी तस्वीर हल्द्वानी से है, जहां पर जबरन चालान काटने पर पुलिस और सीपीओ के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने विरोध जताया। तो अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। देहरादून नगर निगम में कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए। पदोन्नति, नई भर्तियां, हेल्थ कार्ड, वाहन भत्ता समेत कई मांगे जिसको पूरा करने की कह रहे हैं। साथ ही 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई। तो कर्मचारियों का हल्ला बोल है, कई मांगे हैं, चाहे वो पदोन्नति की हो, नई भर्तियों की हो। सबसे पहले तो नगर निकाय के कर्मचारियों को यू हेल्थ कार्ड का फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारे कर्मचारी जो हैं कि जो आवासहीन, भूमिहीन हैं, नगर निगम का नया क्षेत्र आया, उसमें तमाम ज़मीनें आई है ग्रामीण क्षेत्र की। हमने मांग की थी भी जो आवासहीन कर्मचारी है, कर्मचारियों को 5 बिस्वा भूमि जो है सर्किल रेट पर दे दिया जाए। हमारे कर्मचारियों को अभी वाहन भत्ता नहीं मिल रहा है। हमारे कर्मचारी 20-25 साल से ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे बाबू का काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनकी पदोन्नतियां नहीं हो रही है। उधर मसूरी में नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने एक दिन का अवकाश किया। 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मसूरी में गंदगी का अंबार लग गया है। आज न तो सफाई कर्मचारी और न ही नगर पालिका में कार्यरत कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मियों ने 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। चाहते हैं कि हमारी मांगों पर सरकार सकारात्मक रूप से विचार करे और हमारी बातों को माने, जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल के रूप में बातें की जा रही हैं। सरकार से बातचीत चल रही है और इस बारे में शायद कुछ बातों पर उनकी सहमति भी बनी है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई है। जैसे कि महासंघ ने आह्वान किया है कि यदि सरकार हमारी बातों पर प्रभावी रूप से नहीं विचार करती है तो हम आगे जाके फिर 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और उत्तरकाशी के काली कमली धर्मशाला में माध्यमिक सथित शिक्षक संघ अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया।
लंबे समय से अतिथि शिक्षकों मूल जनपद और अपने पद को सुरक्षित करने को लेकर 2 दिनों का सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षक संघ विगत 7 सालों से अपनी मांगों को लेकर जनपद स्तर से शासन स्तर पर अपनी मांगों को लेकर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें एक मांग मानदेय बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने कैबिनेट में लाकर पूरी कर दी। जबरन चालान काटकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने पुलिस और सीपीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवभूमि ट्रक ओनर यूनियन के बैनर तले ट्रांसपोर्टर रविवार से 3 दिन की हड़ताल पर चले गए। सीपीयू और पुलिस उत्पीड़न बंद हो और ये चालान करना बंद करें, जैसे और राज्य में होता है। आईटीओ, टीआई और इन लोगों को अधिकार है गाड़ी रोकने का, चेकिंग करने का। ऐसा इस देश में प्रदेश में भी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे ट्रक ड्राइवर्स हो या ट्रक के जो वाहन स्वामी मालिक हैं उनका हो, पुलिस ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं कर रही रोड में। हमारे जितने इसमें हमारे जो यूनियन पे आए हैं, ट्रक ड्राइवर भाई भी आए हैं, इनकी भी कोई इज्जत नहीं कर रही है। उनसे उनकी औकात के बारे में बोलता है एक पुलिस वाला। मैं इस यूनियन पूरी हमारी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हमारी पुलिस प्रशासन उत्पीड़न जो हमारा जब तक खत्म नहीं होता है तब तक हमारी ये अनशन। और बड़ी खबर हल्द्वानी से है। ट्रक ओनर्स यूनियन हड़ताल की खत्म हो गई है। पुलिस ने आला अधिकारी जो है पुलिस के वो समाधान निकालेंगे। सीपीयू और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की बैठक में फैसला हुआ। पुलिस और सीपीयू पर उत्पीड़न का आरोप लगा था, जबरन चालान काटने का आरोप था और इसी को लेकर यह हड़ताल शुरू हुई थी। लेकिन अब पुलिस के आश्वासन के बाद ट्रक ओनर्स यूनियन हड़ताल को खत्म किया गया। और इस वक्त की एक बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। हल्द्वानी से इंदिरा विकास संकल्प यात्रा शुरू होगी। दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के बेटे शुरुआत करेंगे इस यात्रा की। सुमित हृदयेश इंदिरा विकास संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। 19 सितंबर से यह यात्रा शुरू होगी। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते 2 सालों में चारों धाम में चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी केदारनाथ में जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से 30 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने आज होने वाली महारैली स्थगित कर दी। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सीएम के आश्वासन के बावजूद तय समय तक मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक का उन्होंने हम चारों धामों से समय मांगा है और 13 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली थी, तो उनके कहना अनुसार हमने जो है इस रैली को स्थगित कर दिया है फिलहाल। और हमारा केदारनाथ में जो कार्मिक अनशन है वो हमारा चालू रहेगा। हमारी एक ही मांग है, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक हमारा कार्मिक अनशन जारी रहेगा। और 30 तारीख के बाद भी यदि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं किया तो 30 तारीख के बाद हमारा जो है उग्र आंदोलन की चारों धामों में तैयारी है। जय श्री केदार। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पहले तस्वीर अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले की है, जहां शोभा यात्रा निकाली गई, लोगों में मेले का उत्साह दिखा। दूसरी तस्वीर बड़कोट की आपको दिखाते हैं, जहां पर 12 देव डोली निकाली गई। तो तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग से आई है, जहां पर बूढ़ा मदमहेश्वर का भव्य नज़ारा देखने को मिला। तो देखिए नंदा देवी मेले की धूम है, देव डोलियाँ निकाली गई हैं बड़कोट में। वहीं रुद्रप्रयाग की एक अपनी अलग भव्य तस्वीर सामने आई है। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की धूम है। धार्मिक आस्था से लबरेज नंदा देवी में आज कदली के खंभों को माता के जयकारे और परंपरागत अनुष्ठान के बाजार में शोभा यात्रा के साथ नंदा देवी परिसर में ढोल नगाड़ों और पूजा अर्चना की गई। इसके बाद केलों के स्तंभों से राजराजेश्वरी नंदा सुनंदा देवियों की मूर्ति का निर्माण किया जाता है और निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा चंद शासकों के वंशजों के द्वारा की जाती है। यमुना घाटी में भाद्रपद महीने का विशेष महत्व होता है। ये महीना साल का एकमात्र ऐसा महीना होता है जब श्रद्धालुओं को अपने आराध्य देव के दर्शन और आशीर्वाद का सुनहरा मौका मिलता है। लेकिन अगर 12 देव डोली के दर्शन करने का मौका एक साथ मिले तो सोचिए कि ये पल कितना आध्यात्मिक और ऐतिहासिक होगा। ब्रह्मपुरी इलाके में ये मौका पहली बार श्रद्धालुओं को मिला जो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। उधर रुद्रप्रयाग में बूढ़ा मदमहेश्वर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर भगवान बूढ़ा मदमहेश्वर महाबलेश्वर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच विराजमान है। बूढ़ा मदमहेश्वर की चोटियों में बर्फबारी के बाद चांदी की तरह
सफेद नजर आ रही है। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीर है, बूढ़ा मदमहेश्वर की ये चोटी है